हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में हम लोग चैप्टर 3 वैद्युत विभव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने वैद्युत विभव के बारे में जाना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जाना, यह जाना कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत विभव को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। आज की हम लोगों की टॉपिक है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा, यह हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु वो है, हमने मान लिया कि कोई बिंदु वो है और बिंदु वो पर प्लस क्यू आवेश है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण इनके कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो हमने मान लिया कि प्लस क्यू आवेश जिस भी माध्यम में स्थित है उस माध्यम का परावैद्युतांक जो है वह क्या है, कैपिटल के है। हमने मान लिया कि प्लस क्यू आवेश जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है और प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर ही हमने मान लिया O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु ये स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए हमें विभव की डिफिनीशन पता है। हम कहते हैं कि विभव होता क्या है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। तो अब हमें कहीं ना कहीं परीक्षण आवेश मानना होगा। तो हम कह रहे हैं कि O से x मीटर के दूरी पर एक बिंदु B स्थित है और बिंदु B पर हमारा परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। अब चूंकि यह इस दिशा में है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इसी तरफ है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा आप क्यों कह सकते हैं इस तरफ है। हम कह रहे हैं कि यह हमारा जो प्लस Q0 आवेश है वह परीक्षण आवेश बिंदु B पर स्थित है और वह O से x मीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम जानते हैं जो परीक्षण आवेश होता है वह परीक्षण आवेश बहुत अल्प होता है और दोनों धनात्मक है। तो बल जो लगेगा वह बल होगा इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वह बल होगा प्रतिकर्षण बल, और बाहर की दिशा में लगेगा तो वह इसी दिशा में लगेगा। इस दिशा में लगने के पीछे रीजन यह है कि आप कहते हैं कि जो भी टेस्ट चार्ज लिया जाता है वह टेस्ट चार्ज बहुत माइनर होता है, मीन्स अल्प होता है और यह प्रबल है। Q0 से Q का जो परिमाण होगा वह बड़ा होगा। तो जब इसका परिमाण बड़ा है इसका परिमाण छोटा है तो यह इस पे बल लगा रहा है, मीन्स जो बल होगा वह इसी दिशा में होगा। तो जिस तरफ बल की दिशा होती है उसी तरफ हमारे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह है। अब हमने कह लिया कि इस पर जो लगने वाला बल होगा वह कूलाम के नियम के अनुसार इस पर कितना बल लगता है या हम बता सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लस Q तथा प्लस Q0 आवेश के मध्य लगने वाला वैद्युत बल प्लस Q तथा परीक्षण आवेश Q0 के मध्य लगने वाला बल अब यह निकालने के लिए हम किससे निकालेंगे, कूलाम के नियम से। F बराबर कूलाम का नियम आप जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2। तो यहां परीक्षण आवेश Q और दूसरा क्या है Q0। Q0 अपान इनके बीच की दूरी क्या है, बिंदु A से बिंदु O से बिंदु B के बीच की दूरी हमारी क्या है x। तो ये हमारा हो गया x²। तो यह बराबर हमें मिल गया 1/4πε0 Q0 अपान x²। अब इसका अगर आप भाषा लिखेंगे तो यह लिख लेंगे आप कि सबसे पहले हमने माना कि कोई बिंदु वो है जिस पर प्लस Q आवेश है, जो प्लस Q आवेश से मिलकर बना है या किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। O से R मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु ये स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। फिर बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B स्थित है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है।
तो Q और Q0 के मध्य लगने वाला बल, अब उसके आगे हम लिखे हैं प्लस Q तथा परीक्षण आवेश Q0 के मध्य लगने वाला बल F बराबर कूलाम के नियमानुसार F बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4πε0 K Q0/x² न्यूटन। इतना बल इन दोनों के मध्य जो हमारा प्रतिकर्षण बल होगा वह कार्य करेगा। अब हम कह लें कि बिंदु B से या परीक्षण आवेश Q0 को प्लस Q के दिशा में dx दूरी तक विस्थापित करने पर या dx दूरी के बाद एक बिंदु C स्थित है, तब बिंदु C पर अगर हम निकालें कि हम कहते नहीं कि अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, जो है वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य हमारा विभव कहलाता है। तो हमने कह लिया कि परीक्षण आवेश Q0 को प्लस Q आवेश की ओर या प्लस Q आवेश की दिशा में बिंदु B से बिंदु C तक जो हमारी अल्प दूरी या अल्प विस्थापन है, वह अल्प विस्थापन हमारा क्या है, dx है। अब हमारा यह विपरीत दिशा में है, चूंकि बल उस तरफ लग रहा है तो यह बल की विपरीत दिशा में होगा, यानी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, -dx हो जाएगा। तो बिंदु B से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य हमारा dw बराबर क्या हो जाएगा, तो परीक्षण आवेश Q0 को या प्लस Q0 को बल F के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य ये हमारा क्या हो जाएगा, किया गया कार्य dw बराबर हम कहते हैं कि वैद्युत बल गुणे दूरी। यानी यह हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत बल का मान कितना है हमारा 1/4πε0 के Q0/x²। और दूरी जो है वह हमारी क्या है, बिंदु B से बिंदु C तक विस्थापित करने में जो चली गई दूरी है वह dx है, बल F के विरुद्ध लग रही है यानी -dx। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, -dx। तो ये हमें मिल गया -1/4πε0 K Q0/x² dx। अब हम कह लें कि हम मान लें कि जो हमारा बिंदु B है वह अनंत पर स्थित है, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर यानी बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य हम निकाल लें, तो अब हम क्या कर लें, इसका समाकलन कर दें, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर यानी ये तक लाने में किया गया कार्य W बराबर, अब हम कह लें कि प्लस Q0 आवेश हम मान लें कि बिंदु B जो है वह हमारा अनंत पर स्थित है, तो प्लस Q0 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दे कहा, अनंत से इनके बीच की दूरी का r, तो लोअर लिमिट अनंत, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं तो प्लस Q से r दूरी है, तो अनंत से r किसका, इसी dw का इंटीग्रेशन कर दे, मीन्स 1/4πε0 K Q0/x² dx। अब अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं
तो यह हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q0 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, इंटीग्रेशन केवल किसका होगा 1/x² dx का। तो हम कर लें, इसे हम बाहर कर लें 1/4πε0 के, या ये लिख लो कि Q0/4πε0 के, और अंदर क्या बचा 1/x² dx। अब इसका हमें क्या कर देना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन इस तरफ हम देख लें, जो लोग बायो वाले हैं वो देखें इसका समाकलन कैसे होगा। समाकलन का रूल यही होता है कि x पावर n dn या लिखा है, अगर x पावर n dx लिखा है तो इसके समाकलन का रूल यही होता है x पावर n + 1/n + 1 कर दिया जाए। तो अगर इसे हम ऊपर रख लें 1/x² लिखा है, इसे ऊपर लेके जाएं तो x के घाते -2 dx, यहाँ पे +2 है, ऊपर आएगा -2 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करें, एक जोड़ दें, घात में एक जुड़ जाएगा, यानी x के घाते -2 + 1, और जो यहाँ n + 1 है वही नीचे, यानी -2 + 1। तो यह हमारा कितना हुआ, यह हमारा हो जाएगा x के घाते -1 और अपान -2 से +1 जुड़ेगा तो -1/-1, यानी हम इसे कह सकते हैं 1/x। अगर -1 को ऊपर ले आएंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा x, यानी इसका हमें मिल गया समाकलन कितना 1/x² dx का समाकलन हमें मिल गया -1/x। तो इसका इंटीग्रेशन यहां लिख दें, हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -Q0/4πε0 के, और यह हो जाएगा 1/x, कहां से कहां तक, अनंत से r तक। तो अब W का मान अगर हम निकाल लें तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब लिमिट लिख दे। लिमिट लिखने का तरीका आप जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पे लिखा जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा -1/4πε0, इसका मान आया था -1/x। तो माइनस ये यहाँ आके क्या कर देगा, प्लस कर देगा ε0 के, और यह हमारा हो जाएगा अपर लिमिट यानी 1/r, और फिर -1/अनंत। तो यह हमारा क्या हो जाएगा 1/अनंत मीन्स 0, या माइनस और माइनस यहाँ आके प्लस कर देगा। तो ये हमारा हुआ W बराबर Q0/4πε0 के, और गुणे 1/r। अब ये हमें मिल गया W बराबर किया गया कार्य या परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ये तक लाने में किया गया कार्य हमें मिल गया क्या, W बराबर 1/4πε0 के Q0/r। अब हम कह लें, हम निकाल रहे हैं बिंदु ए पर विभव। तो बिंदु ए पर विभव हमारा क्या हो जाएगा, B बराबर, हमें सूत्र पता है क्या होता था, W/Q0। एकांक परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा विभव कहलाता था। तो एकांक परीक्षण आवेश यानी W का मान हमें मिला 1/4πε0 के Q0/r, और बटे हमारा क्या हुआ Q0। तो यह Q0 यही आ जाएगा, मीन्स Q0 से Q0 कट जाएगा। तो B बराबर हमें मिल गया 1/4πε0 के Q/r, इतना वोल्ट, यानी B बराबर हमें क्या मिला 1/4πε0 के Q/r। तो हमने कहा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हमें मिल गया B बराबर 1/4πε0 के Q/r वोल्ट। अब अगर हम यह कह ले कि हमने जिस भी माध्यम में रखा है वह माध्यम निर्वात अथवा वायु है, तब निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान आप जानते हैं कितना होता है,
के बराबर हमारा होता है 1, तब b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। अगर k का मान 1 रख दे तो हमें b बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R वोल्ट। यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव अगर उस माध्यम में रखा है जिस माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु में है या उस माध्यम का परावैद्युतांक 1 है, तो हम मान लेंगे निर्वात अथवा वायु में है, तब विभव v का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। अब अगर आप देखें तो हम दो चीजें निकाले थे। पहले पार्ट में जब हम कूलाम के नियम वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हम निकाले थे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमें मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R², और हमें B बराबर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो हम कह सकते हैं कि जो तीव्रता होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दूरी के, यानी यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उनके बीच की दूरी के, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के, और जो b होता है वह दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो विभव b होता है वह केवल दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी E हमें मिला था, E व्युत्क्रमानुपाती था R² के, और B व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R के। अब अगली टॉपिक हम लोगों की है कि बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं जो हमारा वैद्युत विभव होता है वह अदिश राशि होता है, तो जो कई बिंदु आवेशों का जो विभव होगा वह उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हमने मान लिया, हम कहते हैं कि जो हमारा आवेश वैद्युत विभव होता है, चूंकि वैद्युत विभव वैद्युत विभव आपकी क्या है, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, वैद्युत विभव अदिश राशि है, अतः जो भी विभव निकालना होगा वह विभव हमारा क्या होगा, इन सारी राशियों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। अतः कुल विभव बीजगणितीय योग के बराबर होगा। या ये कह सकते हैं कि अगर कोई राशि अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, बीजगणितीय योग वाला नियम लगा सकते हैं। और यही कोई अगर सदिश राशि हो तो इस पे सदिश के चतुर्भुज, जो आप कहते हैं समांतर चतुर्भुज के योग का नियम लगाते या सदिश का नियम लगाते। सदिश के योगफल का नियम अलग होता है। जैसे हम कहते नहीं है कि सदिश का जब डिफिनीशन देते हैं तो सदिश के बारे में यह कहा जाता है कि सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा होती है। परिमाण दिशा होने के साथ साथ यह भी होना चाहिए कि वह सदिश राशियां सदिशों के समांतर चतुर्भुज के योग के नियम का पालन करें। जैसा कि हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा था। कक्षा 11 में जब हम लोग सदिश विश्लेषण के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो सदिश विश्लेषण के बारे में हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज के योग के नियम के बारे में पढ़ा था, सदिशों के समांतर चतुर्भुज के योग के नियम को पढ़ा था। अब हम कहते नहीं है कि वैद्युत धारा हमारी ऐसी राशि है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी है फिर भी अदिश राशि है। तो इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है फिर भी अदिश राशि होती है। इसलिए अदिश राशि होती है क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज के या सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए यह हमारी क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो हमने कहा कि यदि हम मान लें, माना आवेश, बहुत सारे आवेश प्लस Q1 कामा प्लस Q2 कामा माइनस Q3 व माइनस Q4 हैं तथा दूरियां क्रमशः R1
R2 R3 व R4 हैं, तब विभव B बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0K। अब हमने कहा कि ये सारे सदिश के बीजगणितीय योग के नियम का पालन करते हैं, यानी Q1/R1 प्लस Q2/R2, और ये माइनस में है तो माइनस Q3/R3, और यह भी माइनस में है यानी माइनस Q4/R4। तो हमारी हेडिंग थी कि बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव क्या होगा। तो हमने बहुत सारे बिंदु आवेश ले लिए, हमने ले लिया प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, 4 बिंदु आवेश ले लिया, उनके बीच की दूरी हमने मान लिया R1 R2 R3 व R4 है। तब जो हमारा विभव होगा वह B बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0K Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस Q3/R3 माइनस Q4/R4 वोल्ट।